नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम सभी सूक्ष्म शिक्षण पर बात करेंगे और शिक्षण के सूत्र पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं, चाहे आप सुपर टेट की पेपर दें या आप यूपी टेट दें, या फिर बात किया जाए किसी भी स्टेट का आप सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सोच रहे हो, पढ़ने की बात कर रहे हो, तो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखेंगे, समझेंगे। टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो बात किया करेंगे, आप जो शिक्षण के सूत्र की बात करें मित्र, उसमें से आप सभी को पढ़ना है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, जो शिक्षण के सूत्र की बात करें तो आप जानते हैं कि कितने शिक्षण के सूत्र हैं। 11 शिक्षण के सूत्र होते हैं। और किसने बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर और कम्युनिस के द्वारा बताए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, और यहीं से पूछा जाता है बहुत से बच्चे कि इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण पर माइक्रो टीचिंग का टाइम कितना होता है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया गया था, कौन इसके खोज करता है, भारत में कौन खोज करता है, किसके माध्यम से या सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, सारे चीजों पर हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले बात करें तो यार एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लास प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको मिलेगी। दोस्त, बात करेंगे, 2 नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो इन्फॉर्मेशन से संबंधित। तो ध्यान देंगे, आप सभी के जो बात किया जाए, हम सभी पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सूत्र को। शिक्षण के सूत्र पर अच्छे से क्लियर करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण के सूत्र की बात करें तो शिक्षण के सूत्र का मतलब क्या है, देखिए ध्यान देंगे, इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ध्यान दें, शिक्षण सूत्र का जनक हर्बर्ट स्पेंसर और कम्युनिस को माना जाता है। मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर और कम्युनिस को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और यह इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और आपसे पूछा जाए, उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया या 11 शिक्षण के सूत्र, कितने बताए गए? 11 शिक्षण के सूत्र को वास्तव में क्या किया है, श्रेणी में रखा गया। तो आपसे पूछा जाए कितने शिक्षण के सूत्र हैं, तो आप बताएंगे 11 शिक्षण के सूत्र हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहला शिक्षण सूत्र की बात करें, सरल से जटिल की ओर। ध्यान दें, पहला आप सभी के सामने सरल से जटिल की ओर। तो उन्होंने बताया कि कहा कि हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे पहले सरलतम से की तरफ ले जाएंगे, कठिन की तरफ ले जाएंगे। तो पहले सरल अवधारणाओं को, अवधारणा मतलब होता है समझ, विकसित करेंगे। पहले सरल अवधारणाओं को और फिर बाद में उचित अवधारणाओं को समझाना। जैसे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर रचना सिखाना। जैसे बात किया जाए, सबसे पहले उन्होंने बताया शब्द बताएंगे, फिर शब्द की बात करें, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले वर्ड बताएंगे। फिर उन्होंने क्या कि शब्द, वर्डों से क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्दों से क्या बनेगा, वह वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद क्या होगा, वाक्य की रचना होगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले हम सरल से जटिल की तरफ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले से पता होगा। आगे बात करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। मतलब जो पहले हमें ज्ञात है उसके बारे में जानेंगे, फिर अज्ञात है उसकी तरफ जाते हैं। जैसे बात किया जाए, पहले वह तथ्य बताए जाएं, जो पहले बोला गया, पहले वह तथ्य बताए जाए। कौन से तथ्य बताए जाएं? पहले वह तथ्य बताए जाएं जो बालक पहले से जानता है, और उसी के सहारे वह ज्ञान कराया जाए जो पहले से नहीं जानता है। जैसे 3 किताबों का दाम बताकर किताबों का दाम बताना। जैसे बात किया जाए, अगर पूछा जाए बच्चे से, इसमें कह रहा है कि बच्चों को पहले क्या बताया जाए, किताबों का दाम। जैसे बोल दिया गया एक किताब का दाम 5 रुपए है, तो बताइए बच्चा 20 किताबों का दाम कितना होगा? एक किताब का दाम 5 रुपए, तो 20 किताबों का दाम 100 रुपए। तो ऐसे करके चीजों को बताने का प्रश्न, मतलब जो ज्ञात है, ज्ञात से हम क्या करें, अज्ञात की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से शिक्षण का सूत्र है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर शिक्षण का सूत्र जो है वह कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या करता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसे बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा उसकी तरफ ले जाएंगे। और स्थूल का मतलब होता है बड़ा भाग, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे भाग, मतलब बड़े भाग से छोटे की तरफ, और जो बड़ा जो दिखाई दे रहा है उसको अमूर्त की तरफ। जैसे पहले बालक को मूर्त वस्तु जैसे देख सके उसे बताएं, और उसको उससे जोड़ करके तथ्य समझाएं जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे मित्र की शुरुआत बोला जाए, बताएंगे जैसे मित्र की शुरुआत करके मित्रता को समझाने का प्रयास करना।
जैसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों को, जैसे मित्र बताएंगे। मित्र क्या है, मित्र बताएंगे, देखिए हमारा मित्र, आपका मित्र कोई है तो पहले उसको बताएंगे, देखिए बेटा यह हमारा मित्र है, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वहां मित्र बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, मित्र की शुरुआत करके, मित्र से शुरुआत करके बताएंगे, मित्रता की शुरुआत बताएंगे, मित्रता के बारे में। मित्रता क्या है, एक अमूर्त है। जैसे मित्रता का मतलब होता है एक समझिए कि आपकी फीलिंग होती है। मित्रता का मतलब फीलिंग, आप अपने दोस्त से क्या फीलिंग करके बातें कर रहे हैं, एक मित्रता का परिचय बताने की कोशिश करें। मतलब मित्र के बारे में पहले तो आप बताएंगे जो मूर्त दिखाई दे रहा है, मित्र तो मूर्त है और मित्रता क्या अमूर्त चीजें हैं। तो इस तरीके से बात कर रहा है, करा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें कह रहा है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको पहले हम बताएंगे, उसके बाद आप प्रत्यक्ष की तरफ जाएंगे। जैसे निचली कक्षाओं में सबसे पहले वे प्रश्न पूछे जाएं जो वस्तुनिष्ठ से सीधे क्या हों, सीधे सीधे जुड़े हों, फिर समझ विकसित करने के लिए अप्रत्यक्ष पूछे जाएं। जैसे रेस में कौन जीता या प्रत्यक्ष है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अप्रत्यक्ष है। जैसे रेस में किसने जीता, वह क्या है, रेस में कौन जीता। जैसे आपने देखा होगा कहानी के माध्यम से, सुनिए बात को। जैसे आप खरगोश और कछुआ की कहानी सुने होंगे, तो खरगोश और कछुआ की कहानी के बारे में जब आप किसी बच्चे से पूछते तो कहता है, सब कहते हैं कि खरगोश ने नहीं जीता, कछुआ ने जीता था। किसमें, आप उसने बताया कि आपको निरंतर अगर मेहनत करते जाते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। जो व्यक्ति भले स्पीड से जानता हो, समझता हो, लेकिन अगर आपकी बात करें वह व्यक्ति निरंतर वर्क नहीं करता, निरंतर मेहनत नहीं करता तो पिछड़ जाएगा। ऐसा क्या इस कहानी से आप तात्पर्य, इसका सारांश जानते हैं कि सारांश में यह है कि आपको निरंतरता, कंटिन्यूटी पर वर्क करना चाहिए, आपको बीच बीच में रुक करके वर्क नहीं करना है। तो इसका मतलब है, जैसे कहानी में आपने क्या सीखा, तो अप्रत्यक्ष हो गया, लेकिन किसने जीता वह क्या हो गया। जैसे किसने जीता, वह तो कछुआ जीता। अब कहानी का जो सारांश है, शीर्षक था, जो मेन पॉइंट निचोड़ था, वह प्रत्यक्ष था। आपने उससे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया, इसलिए बोला जाता है प्रत्यक्ष से हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। यह हमारा चौथा शिक्षण सूत्र था। 5th नंबर के लिए ध्यान देंगे, कहा कि अनिश्चित से निश्चित तरफ जाएंगे। जैसे हम क्या किससे जाएंगे, अनिश्चित से निश्चित की तरफ। ध्यान देंगे, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग गलत कर जाते हैं। यही जब आप पेपर में आता है, लिखा यह भी होता है कि निश्चित से अनिश्चित भी लिखा होता है। ऑप्शन में क्या होता है, निश्चित से अनिश्चित भी लिखा होता है। तो आप तुरंत क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, टिक कर जाते हैं। क्या करते हैं, टिक कर जाते हैं। क्या, निश्चित से अनिश्चित, तो एकदम गलत है यार। शिक्षण का सूत्र नहीं होता है निश्चित से अनिश्चित, गलत है, अनिश्चित से निश्चित होता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो बोला जाए कि शुरुआत में बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि वह 5 खिलौने में से कौन सा खरीदे या क्या अनिश्चित है, लेकिन जब वह 5 खिलौने में से एक का चयन कर लेता है तो उसे बोला जाता है अनिश्चित से निश्चित कहा जाता है। ध्यान देंगे मित्र, ध्यान दें। जैसे आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके सामने कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। तो वह क्या है, 4 ऑप्शन आपको अभी पता नहीं है क्या इसमें ऑप्शन राइट होगा, क्या ऑप्शन राइट होगा। 4 ऑप्शन है तो आपका ये अनिश्चितता है या निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है। और उसमें से क्या करते हैं, निश्चित आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं और उसी को राइट कर देते हैं। तो मतलब अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो यही कह रहा है कि आपके सामने कई तरीके से ऑप्शंस होते हैं, कई तरीके के प्रकार की वस्तुएं होती है, उसमें से कोई आप वस्तु को चूज करते हैं तो वह क्या कहलाता है, निश्चितता कहलाती है, अनिश्चित से निश्चित की तरफ। आगे हम 6 नंबर की बात करें तो कह रहा विशिष्ट से समान की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट है और यह शिक्षण का सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए, एक ऑप्शन में अभी लिखा होता है सामान्य से विशिष्ट होता है क्या शिक्षण का सूत्र है। तो सामान्य से, अगर आपसे पूछे सामान्य से विशिष्ट होता है क्या शिक्षण का सूत्र, तो कहेंगे भैया नहीं होता है। या सामान्य से विशिष्ट क्या होता है, वह होता है दोस्त कह देंगे विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास का सिद्धांत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में जब आएगा आपके पेपर में तो आप गलती कर जाते हैं कहीं ना कहीं। जब विकास के लिखा रहेगा कि सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से समान, 2 ऑप्शन मिला के जब लिखा रहता है तो आप एक बार उस पर कूदते हुए लास्ट में क्या कर जाते हैं, ऑप्शन को गलत कर जाते हैं। और जब गलत करके आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखे हैं कि क्या होता है राइट। तो इसलिए दोस्त बात करें तो विशिष्ट से समान होता है कि ना कि सामान्य से विशिष्ट। अगर सामान्य से विशिष्ट है तो यह कहलाता है दोस्त विकास का सिद्धांत कहलाता है। और आप पढ़े हैं शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण का सूत्र अलग है, विकास का सिद्धांत अलग होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान करें कि शुरुआत में
कई वस्तुओं को ऐसे गुण बताना जो उन्हें एक दूसरे से अलग करें, वह क्या कहलाती है? विशिष्ट कहलाती हैं। जैसे आम के वृक्ष में कांटे ना होना, जबकि नींबू के वृक्ष में कांटे होना, लेकिन अंत में समान गुण बताना कि दोनों में पत्तियां और पत्तियां जड़ें समान रूप से मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप क्लास में पढ़ाने गए, छोटे बच्चों को पढ़ाने गए, आपने आम का पौधा लिया और नींबू का पौधा लेकर पहुंची क्लास में, बच्चों से पूछे बेटा ये बताओ इसमें क्या अलग है, आप कुछ बताओ तो लड़के कहेंगे कि सर जी इसमें देख रहे हैं आप, इसका पत्ती जो आम का जो पत्ती है, या आम के पत्ती लंबे लंबे हैं, और कहेगा कि बच्चा बोलेगा सर जी इसमें क्या है कि जो नींबू का पत्ता है वह छोटा छोटा है। आप यह भी बताएंगे कि देखिए इसमें कांटे नहीं है, उसमें कांटे हैं, मतलब नींबू में पौधे में कांटे हैं, इस पे में कांटे नहीं है, तो इसमें क्या है? विशिष्ट है। पहले हम बच्चों को वही चीज बताएंगे जो विशिष्टता होगी, जो स्पेसिफिक होगा, उसमें विशिष्ट होगा। पहले हम सामान्य बता देंगे तो बच्चा रुचि नहीं होगा। ध्यान दें, हम जो पढ़ रहे हैं शिक्षण के सूत्र, तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे, रुचिकर बनाने के प्रयास करेंगे उस क्लासरूम को। तो जब हम विशिष्ट बनाएंगे, तो जब हम पूछेंगे बच्चों से प्रश्न, तो बच्चा कुछ क्यूरियोसिटी, बच्चों में जिज्ञासा जागृत होगी कि भाई सही बात है, क्या इसमें विशिष्ट है? तो बच्चा जब विशिष्ट खोजेगा तो भीतर से फीलिंग आएगा कुछ सजी नया बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये शिक्षण के सूत्र हैं, या आपको इसी के माध्यम से पढ़ाना होता है। तो दोस्त बात किया जाए, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। 7 नंबर की बात करेंगे, ध्यान दें, करें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यह भी बच्चे क्या जाते हैं? गलत। ऑप्शन में यह भी रहता है, संश्लेषण से विश्लेषण भी रहता है, संश्लेषण से विश्लेषण भी ऑप्शन में रहता है। संश्लेषण से विश्लेषण, तो आप कहेंगे भैया संश्लेषण से विश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है? संश्लेषण से विश्लेषण नहीं होता है, वह होता है विश्लेषण से संश्लेषण। ऑप्शन में रहे तो गलत मारेंगे, संश्लेषण से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण राइट है। पहले विषय वस्तु को अंगों में विभाजित करते हैं, अलग अलग समझाना, बाद में समान निष्कर्ष निकालना और जोड़ देना। जैसे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, अलग अलग समझाना, फिर पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन आदि के अलग अलग समझाना, लेकिन वाक्य में रचना में सभी को शामिल करना। जैसे बात किया जाए, सबसे पहले आप बताते हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। आप जानते हैं नाउन कि जहां प्रोनाउन यूज होता है तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होता है। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है। तो अब सारी चीजों बताने के बाद क्या करते हैं? एक सेंटेंस में चीजों को लगा देते हैं, और फिर इसके बाद उसमें बताते हैं कि भैया देखो आप ढूंढो, कोई सेंटेंस बना दिए, उसमें से बताए कि अब कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, उसमें से सेंटेंस ढूंढते हैं। तो वह क्या है? एक बार पहले आप कॉन्सेप्ट को, पहले आप जब मीनिंग बता देते हैं, जैसे नाउन की डिफिनेशन बता दिए, एडवर्ब बता दिए, एडजेक्टिव बता दिए, आपने प्रोनाउन बता दिया, आपने कंजक्शन बता दिया, प्रीपोजिशन बता दिया, सब सारी चीजें बता दिए। आप जब उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें से यह भी पूछते हैं बेटा आप बताओ इसमें से कौन सा है। तो उसमें क्या है? संश्लेषण, पहले विश्लेषण कर दिया आपने, फिर संश्लेषित कर दिए, सेंटेंस में सेट कर दिए। इसलिए जो शिक्षण का सूत्र कहलाता है वह विश्लेषण से संश्लेषण, ना कि संश्लेषण से विश्लेषण। अगर विश्लेषण से संश्लेषण रहेगा तो तुरंत का तुरंत आप क्या करेंगे? गलत करेंगे। संपूर्ण से अंश की ओर, मतलब हम सबसे पहले संपूर्णता पर जाएंगे, फिर अंश की तरफ, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जो गेस्टार्डवाद काम करता है, किस पर काम करता है, किस शिक्षण के सूत्र पर काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो अब दोस्त बताएंगे वह गेस्टार्डवाद संपूर्ण से अंश की तरफ चलता है। तो गेस्टार्ड का मतलब होता ही है संपूर्णता, होल, समग्रता पर जोर देता है। पहले हम किसी वस्तु का पहले संपूर्णता अध्ययन करते हैं, फिर उसके पार्ट का अध्ययन करते हैं, ऐसा मानता है। पहले पूरी वस्तु को एक बार समझाएं, फिर उसकी विषय वस्तु को एक एक करके चर्चा करें। जैसे संपूर्ण फिल्म लेने के बाद इसकी संगीत, पटकथा, पात्रों अलग अलग चर्चा करें। जैसे ध्यान देंगे, जब आप किताब बुक पढ़ाने जाते हैं तो आपके सामने मान लीजिए पुस्तक मैथ की पढ़ानी है, तो पहले बेटा बताएंगे देखो मैथ में ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, जो एवरेज हुआ। आप ऐसे चीजें बताते हैं, जैसे एवरेज हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका जो डीआई है, जैसे बात किया डीआई हो गया, आपका बात किया जाए तो कई चैप्टर हैं। इस तरीके के चैप्टर को आप पहले क्या करते हैं? बताते हैं, इंक्लूड करते हैं, फिर बता दें इस सभी चैप्टर को हमें पढ़ना है।
पूरा सिलेबस में। इसके बाद एक एक चैप्टर करके पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं ना, पहले एक बार पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, फिर इसके बाद एवरेज पढ़ा देंगे, फिर बच्चों का जो इसके बाद जो आप प्रॉफिट लॉस है, इस तरीके के चैप्टर एक एक करके पढ़ाते जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, पहले हम संपूर्ण के बारे में बता दें, फिर अंश की तरफ। तो इस तरीके का शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्त। आगे हम बात करें 9th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों की बौद्धिक स्तर, उम्र, ग्रहण शक्ति आदि के अनुरूप शिक्षण कार्य करें। कैसे करें? प्रकृति का अनुसरण का मतलब है आप प्रकृति का जो अनुसरण, प्रकृति ने जो कहा है, प्रकृति ने जो प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, उसी का हम क्या करें, अनुसरण करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे बात करें, जैसे बात किया जाए बच्चे की बौद्धिक स्तर, बच्चा छोटा है तो उसी की बौद्धिक, उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक स्तर पर ध्यान देंगे, बच्चे की एज पर हम ध्यान देंगे, बच्चे का एज कितना है, बच्चे का ग्रहण शक्ति, बच्चा कितना एडॉप्ट कर सकता है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रकृति का अनुसरण का मतलब होता है प्रकृति ने जैसे उसे दिया, जैसे परिपक्वता को धीरे धीरे प्राप्त करेगा, उसी हिसाब से हम प्रकृति का अनुसरण करते हुए पढ़ाएंगे। अदरवाइज प्रकृति से हम जब छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति की जब विरोध होगा तो प्रकृति भी आपका विरोध करती है। इसलिए प्रकृति का हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए यह भी एक शिक्षण का सूत्र है। क्रम मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बात करें, शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों में रुचि, तत्परता, जिज्ञासा आदि पैदा करे, कर ले, फिर विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत करें। ऐसा करें कि पहले बच्चों के बारे में, जो मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है, बच्चे में रुचियां कैसी है, बच्चे में तार्किक चिंतन कैसा है, इन सारे के बारे में पहले समझ लेना चाहिए। फिर उसी हिसाब से शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी हिसाब से क्या करें, उन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें। पहले रुचि को पैदा करें, जानकारी लें, बच्चे में रुचि पैदा करने होने के बाद उसके बाद बच्चे का पढ़ाने की कोशिश करें। तो यह क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। 11 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुभव। बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, अनुभव से मुक्ति की ओर। तो अनुभव से मुक्ति की ओर कहता है कि निजी अनुभव को सिद्ध करके सिद्धांत तक पहुंचना। जैसे न्यूटन के लिए सेब का गिनना निजी अनुभव है, और इस पर प्रयोग करके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देना एक युक्ति है। इस कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। जैसे ध्यान दें, जैसे अगर आपने कोई कार्य देखे, जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेब क्या है, पेड़ से जो सेब गिरा तो नीचे गिरा, तो सबके लिए गिरा। एक क्या है, एक तरीके से उसका अनुभव था। अब क्या है, उसको मुक्ति की तरफ, अब उस पर हम जब प्रयोग कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज है, जब उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे तो वह क्या हमारे हो गया, वह हमारा मुक्ति हो गया। तो हम पहले अनुभव को हम क्या जाएंगे, अनुभव से मुक्ति की तरफ पहले हम समझेंगे अपने अनुभव में। दोस्त, आप सभी के सामने 11 शिक्षण के सूत्र, 11 जो शिक्षण के सूत्र हैं, या हमें पढ़ाने का कोशिश किया, शिक्षण के सूत्र। और शिक्षण के सूत्र की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और कम्युनिस के द्वारा यह शिक्षण के सूत्र 11 दिए गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जहां पर बच्चे लोग एक गलत कर जाते हैं, बहुत जल्दी गलती करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने का एग्जामिनर प्रयास होता है। ध्यान दें, आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन है शिक्षण के सूत्र से, और उससे सॉल्व करवा देते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। दोस्त जानते हैं आप, मैंने आपको बताया कि शिक्षण का सूत्र सरल से जटिल होता है, एकदम सही है। कार्य आपको गलत पूछ रहा है, कार्य कौन सा इसमें से नहीं है, तो मैंने आपको बताया अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं, एकदम है। पहले आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आप क्या करते हैं, एक को किसी को टिक करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। दृश्य से अदृश्य मैंने आपको बताया, जो आपके सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, यह भी मैंने बताया था। लेकिन निगमन से आगमन नहीं होता है, आगमन से निगमन होता है। क्या होता है, आगमन से निगमन होता है, आगमन से निगमन होता है। मतलब आगमन को, निगमन को क्या बोलेंगे, पहले हम बोलते हैं इसे उदाहरण से बात करें, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, नियम की ओर ले जाना, या क्या लाता है, शिक्षण का सूत्र कहलाता है, ना कि नियम से उदाहरण की तरफ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह दोस्त इसमें से हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, निम्न में से कौन सा
तरीका, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? कला की वस्तुओं का परीक्षण करना और अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखांकित बनाना, वास्तविक अनुभव का प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा? तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, वह अमूर्तता के द्वारा विषय को सोचना या उसके लिए उपयुक्त नहीं। राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे। आप बात करें करेक्ट क्लास कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे? अमूर्त अनुभव के द्वारा सीखते हैं, मूर्त अनुभव के द्वारा सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं या लिखकर जल्दी सीखते हैं। तो आप जानते हैं क्लास 1 और 2 का बच्चा है तो वह किसके माध्यम से अच्छा सीखेगा दोस्त? वह मूर्त अनुभव के माध्यम से सीखेगा। बी इज द राइट ऑप्शन। और अच्छा क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं जो शिक्षण के सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला बात करने वाले ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, जिसे सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, जिसे हम जानते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग के नाम से बोला जाता है, माइक्रो टीचिंग बोला जाता है सूक्ष्म शिक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझेंगे। मुख्य बिंदु की बात करें, प्रमुख बिंदु की बात करेंगे दोस्त। प्रमुख बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से निश्चित है आने के लिए पेपर में। कह कि प्रमुख बिंदु की जब आप बात करते हैं, कहा कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1960 के बाद, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1960 के बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। सबसे पहले अगर पूछा जाए 1960 ईस्वी में कहां पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की जाती है। अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट देखेंगे, इसकी शुरुआत का श्रेय सबसे पहले कीथ एचिसन और बुश को, कीथ एचिसन और बुश को जाता है। सबसे पहले 1960 के दशक में, अंत में डब्ल्यू एलन को जाता है। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए 1960 के ईस्वी के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में इसके पास सबसे पहले कीथ एचिसन और बुश के माध्यम से यह सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की जाती है। लेकिन इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण उन्होंने नहीं रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण नहीं रखा था। इसीलिए कीथ एचिसन और जो बुश हैं, इनको सूक्ष्म शिक्षण का जनक नहीं माना जाता है। वह किसको माना जाता है? डब्ल्यू एलन को। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का नाम रखने वाला व्यक्ति था डब्ल्यू एलन। और ध्यान देंगे, इसकी शुरुआत 1961 के आसपास कीथ और एचिसन द्वारा दी गई थी, लेकिन इसे सूक्ष्म शिक्षण नाम नहीं दिया गया। इसे सबसे पहले आपको ध्यान दें, कीथ एचिसन ने दिया, लेकिन इसका नाम जो है उन्होंने नहीं दिया था। बात करें 1963 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1960 में शुरुआत होता है, 1961 में कीथ एचिसन, कई बार मैं बता रहा हूं, इन्होंने नाम नहीं दिया था, इसी वजह से इनको जनक नहीं बोला जाता है। आगे बात करें 1963 ईस्वी में सबसे पहली बार एलन ने बात करें सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया। कई विद्वान इसे इनका जनक मानते हैं। बात करें, इसीलिए कई मनोवैज्ञानिक, कई जो बात किया जाए, विद्वान इसे क्या मानते हैं? इसका जनक मानते हैं किसको? डब्ल्यू एलन को। तो जब अगर आपसे पूछा जाए कौन है सूक्ष्म शिक्षण के जनक, तो आप बताएंगे डब्ल्यू एलन। 1963 में भारत में पहली बार सूक्ष्म शिक्षण का श्रेय प्रोफेसर डी तिवारी को जाता है। अगर आपसे पूछे, जैसे कीथ एचिसन को सबसे पहले जाता है लेकिन नाम नहीं दिया था, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पहले किसने दिया, तो आप बता देंगे डी तिवारी। प्रोफेसर डी तिवारी की बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या थे? प्रोफेसर थे। और इसके अलावा प्रोफेसर शाह और बी के पासी की बात करें तो आप बताएं, ध्यान देंगे, इंदौर विश्वविद्यालय के क्या थे? इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन? बी के पासी। और आपसे पूछे भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है? भारत में अगर आपसे पूछे भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक, तो आप बताएंगे बी के पासी हैं। कौन है? वी के पासी हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पे बताए तो पूछे तो आप बताएंगे बताएंगे डब्ल्यू एलन। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में बी के पासी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान की बात करें, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। अगर आपसे पूछे जो सूक्ष्म शिक्षण की टाइम किसके द्वारा, जो सूक्ष्म शिक्षण किसके द्वारा बनाया गया, तो बताएंगे
एनसीईआरटी के द्वारा किसने मिलकर बनाया था? बीके पासी ने, बीके पासी जी ने मिलकर बनाया था, प्रोफेसर बीके पासी जी ने मिलकर बनाया था। और इसका जो टाइम रखा सूक्ष्म शिक्षण का 36 मिनट रखा था। कितना मिनट? 36 मिनट रखा था। अगर आपसे दोस्त पूछे कि जो अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना था, अमेरिका में अगर आपसे पूछे अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम आपसे कोई पूछे कितना मिनट होता है, तो आप बताएंगे 45 मिनट होता है। कितना मिनट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका में 45 मिनट और भारत में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम अगर पूछे तो आप बताएंगे 36 मिनट का टाइम होता है। और कई बार पूछा गया कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण जो एनसीईआरटी के द्वारा मिलकर बनाया गया है वह कितने मिनट का होता है? 36 मिनट। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और भी पॉइंट है। करेक्ट कि DWLN की बात किया जाए, DWLN की जब बात करते हैं, इनका जो डिफिनीशन है, अब हमें परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। किसके? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की कुछ परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों डिफिनीशन, और दोनों डिफिनीशन पेपर में आई हुई हैं। दोनों डिफिनीशन आपके पेपर में पूछी गई हैं। DD तिवारी ने क्या कहा? सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है। किसने बताया? एलन ने कहा कि सरलीकृत प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार वाली क्लास में समय वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण होती। मतलब उन्होंने कहा छोटी क्लास वाले क्लासरूम में इसका कार्य पूरा किया जाता है। कौन? WLN का मानना था। बीके पासी ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। ध्यान देंगे, इनमें क्या बोला था उन्होंने? प्रशिक्षण विधि है। उन्होंने इसमें क्या बोला था? WLN ने सरलीकृत शिक्षा प्रक्रिया है। और इसमें डिफिनीशन हूबहू ऐसे पूछी जाती है, तो जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए, बीके पासी ने कहा किसी एक शिक्षण कौशल प्रयोग। जब आपसे पूछे क्या सूक्ष्म शिक्षण में कई शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ है सूक्ष्म शिक्षण में। अगर आपसे पूछे सूक्ष्म शिक्षण में कितने शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे एक शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। एक शिक्षण कौशल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और करते हुए थोड़ी अवधि में छोटे छात्र समूह को कोई एक प्रत्यय पढ़ाता है। प्रत्यय का मतलब होता है एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को पढ़ाना, कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। कहा कि थोड़ी अवधि में मतलब ज्यादा से ज्यादा जो 10-15 मिनट में उसे पढ़ाने की प्रयास करता। तो बीके पासी ने या प्रशिक्षण विधि है, वहीं पर सरलीकृत प्रक्रिया किसने माना था? एलन ने माना। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, समझिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान दें, कहा कि इन्फॉर्मेशन है यूपी तलवसी पेट की कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 का है। प्रैक्टिस बुक 90 रुपए का, कॉम्बो बुक की बात करें 380 रुपए का है। दोस्त आप सभी के सामने दो पुस्तक दिखाई दे रहे हैं, जिसे संपूर्ण अध्ययन सामग्री एक है, एक प्रैक्टिस बुक है। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। और बात किया 2 नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप सभी संपर्क करें दोस्त, अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो। आधुनिक इतिहास की 7 क्लास चल रही है सर के, और इंडिविजुअल बैच होगा, और नंबर दिए गए यहाँ पर संपर्क करें अगर कोई दिक्कत है तो। चलते हैं कुछ और जानकारी देखते हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें, प्रमुख बिंदु और सूक्ष्म शिक्षण में कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें। जैसे प्रमुख बिंदु की बात किया जाए दोस्त, करें कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण विधि है। अगर आपसे पूछे प्रमुख बिंदु में, अगर पेपर में ऐसे पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण है क्या एक टीचर प्रशिक्षण, एक टीचर क्या है ट्रेनिंग विधि है, मेथड है। करें इसमें शिक्षकों को निर्धारित कम से कम समय में कोई एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान देंगे, किसी एक क्या दिया जाता है? एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में, सिर्फ एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण, जिसमें तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है, जिसमें तुरंत क्या होगी? फीडबैक दी जाती है। मानवीय पक्षपात से बचने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल सहारा लिया जाता है। तकनीक का क्या सहारा लिया जा सकता है, तथा खुद शिक्षक को अपनी प्रतिपुष्टि देने के लिए अवसर दिया जाता है। इसमें आगे हम समझते हैं, ध्यान देंगे। सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 सिद्धांत आपके दिमाग में होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। तो पूछा जाए 5 सिद्धांत, या तो सबसे पहले यह वास्तविक शिक्षण है। क्या है? एक वास्तविक शिक्षण है। सबसे पहले इसमें शिक्षण की जटिलता को कम कर दिया जाता है। इसमें जो शिक्षण की जटिलता है, जो शब्दों की जटिलता है, जो पढ़ाने का तरीका उसमें सरल किया जाता है इस सूक्ष्म शिक्षण में।
कि एक समय में किसी एक कौशल पर ही ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक कौशल पर ही फोकस किया जाता है। इससे अभ्यास प्रक्रिया पर ज्यादा नियंत्रण संभव है। जो अभ्यास प्रक्रिया उस पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर नियंत्रण हो। और बात किया जाए, इसमें परिणाम प्राप्ति तथा प्रतिपुष्टि तुरंत संभव है। इसमें क्या होता है, तुरंत प्रतिपुष्टि ली जाती है। आगे ध्यान देंगे 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है सूक्ष्म शिक्षण के। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं। आपसे पूछे कितना चरण होता है तो आप बता देंगे दोस्त 6 चरण होते हैं। सबसे पहले योजना, फिर शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण और पुनर्प्रतिपुष्टि। ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं 6 चरण होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे कौन सा चरण होता है तो आप कह देंगे दोस्त योजना बनाना। दूसरा आपसे पूछे तो शिक्षण, तीसरा वह होता है दोस्त प्रतिपुष्टि, चौथा आपसे पूछे तो पुनर्योजना, पांचवा पूछे तो पुनर्शिक्षण, छठवां पूछे तो आप बता देंगे पुनर्प्रतिपुष्टि। अगर आपसे पूछे सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सबसे निचला कौन सा है तो योजना बनाना, सबसे उच्चतम कौन सा है पुनर्प्रतिपुष्टि है, सबसे न्यूनतम, इस तरीके से पूछता है। आपको क्रम से लगाने के लिए पूछ देगा, जैसे क्रम सीक्वेंस से पूछ लेगा तो सीक्वेंस कौन सा है, सबसे योजना है तो सीक्वेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं, ध्यान दें मित्र, आगे कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान की बात करें। भारतीय प्रतिमान की बात करें तो मैंने अमेरिका में बताया था, अमेरिका में इसका सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना है तो आप बता देंगे 45 मिनट है। अमेरिका में 45 मिनट है। अगर आपसे भारत में पूछे तो आपको मैंने बताया कि 36 मिनट है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहा यह प्रतिमान एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। यह प्रतिमान जो सूक्ष्म शिक्षण था एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें महंगी तकनीक की जगह चर्चा विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें कोई महंगी तकनीक का इस्तेमाल हम नहीं करते। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तकनीकी विधि का इस्तेमाल करते हैं। कहा कि इसमें प्रतिपुष्टि के लिए विशेषज्ञों और साथ ही बीएड प्रशिक्षुओं को सहारा लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाएगा, किसकी सहायता, आपके कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा या आपके जो साथी हैं, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान या सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होता है, तो जो आपके साथ बीएड धारक हैं, जो प्रशिक्षु हैं, वही आपके क्या करते हैं, फीडबैक लेने का प्रयास करते हैं, या आपके विशेषज्ञ होंगे वह आपका फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे हम समझते हैं कहा कि भारतीय प्रतिमान की बात करें। भारतीय प्रतिमान में जब आप बात करते हैं तो छात्रों की संख्या, अगर पूछे भारतीय प्रतिमान में छात्रों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 5 से 10 होती है। या माइक्रो टीचिंग में अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 से 10 लोग बैठते हैं। छात्रों की प्रकार की बात करें, वह वास्तविक स्कूल होगा या छात्र होगा या बीएड के छात्र होंगे, या आपके साथी जो प्रशिक्षु हैं वह बैठेंगे, या वास्तविक छात्र होंगे या छात्र होंगे, कोई भी हो सकता है। कर पाठ की अवधि कितनी होगी तो आप बताएंगे दोस्त 6 मिनट का पाठ की अवधि होती है। कौशलों की संख्या मैंने आपको बताया, सिर्फ एक बार एक शिक्षण कौशल में, एक सूक्ष्म शिक्षण जब आप पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक कौशल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है उसको। बात करें कुल समय, आप बताएंगे 36 मिनट का होता है, टोटल 36 मिनट का। आगे ध्यान दें, करा एनसीईआरटी का मानक आपसे पूछे, एनसीईआरटी का अगर मानक पूछे दोस्त कि मानक में कितने कितने मिनट का कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं कि आपसे मैंने बताया 6 चरण होते हैं, किसमें, माइक्रो टीचिंग में। तो जो पहला चरण होता है, जो आपने देखा पहला चरण होता है, उसे हम जानते हैं योजना बनाना। तो पहले को हमने बताया था योजना बनाना। योजना जो बनाना होता है, वह योजना बनाना एक मानकता में एनसीईआरटी ने नहीं रखा। योजना बनाना इसमें टाइम में इंक्लूड नहीं किया, मतलब जो 36 मिनट में इसको नहीं मिला है। योजना बनाना आप पहले से योजना बना के लाते हैं, पहले से योजना बनाते हैं, इसलिए आपके पास हुआ ऐसा नहीं है कि टाइम उसका फिक्स है कितने मिनट में योजना बनाएंगे। योजना आप पहले से बना के लाते हैं, इसलिए इसका टाइम नहीं मिलाया गया। तो शिक्षण होगा, योजना के बाद शिक्षण होता, मैंने आपको बताया 6 होंगे। तो पहला योजना बनाना, योजना आप घर से बना के लाते हैं। अब शिक्षण कितने मिनट करेंगे, वह शिक्षण करेंगे 6 मिनट का। कितने मिनट का, 6 मिनट का। अगर प्रतिपुष्टि आपसे पूछे कितना मिनट लेंगे, फीडबैक कितना मिनट होगा, 6 मिनट में होगा। 6 मिनट फीडबैक ही होगा। पुनर्प्रयोजना, क्या करेंगे, पुनर्योजना बनाएंगे और भैया कितने मिनट का होगा, 12 मिनट का होगा। पुनर्शिक्षण करेंगे फिर 6 मिनट का होगा, और फिर बात करें पुनर्प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। तो ध्यान दें कि 6, 6, 12
24 6 बात करें 30 और 6 36 मिनट, तो कितना मिनट का हो गया टोटल। आपसे पूछा जाए माइक्रो टीचिंग में कितना मिनट का होता है, तो 36 मिनट का होता है। और ऐसा आपके पेपर में भी पूछा गया है कि ऐसे पूछ लेता है शिक्षण कितने मिनट का होता है, तो आप बताएंगे 6 मिनट का होता है। आपसे अगर मित्र पूछ ले कि जो प्रतिपुष्टि है वह कितने मिनट का होगा, तो आप बताएंगे 6 मिनट का। जो पुनर्योजना है वह कितने मिनट का, वेरी इंपॉर्टेंट है पुनर्योजना, क्योंकि इसमें वही एक अंतर है जो 12 मिनट का हो रहा है। तो पुनर्योजना कितने मिनट का, 12 मिनट का। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं और समझते हैं, ध्यान दें मित्र। बात करें, ध्यान देंगे तो आपके सामने जो ये माइक्रो टीचिंग हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा कि 1960 ईस्वी में सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया गया। 1961 में बात करें कीथ एशिसन और बुश के माध्यम से यह माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया गया, लेकिन नाम उन्होंने नहीं बताया था। 63 की मैं बात करें तो अब एलन ने बताया। भारत में बात किया सूक्ष्म शिक्षण की जनक की बात करें तो बी के पासी बताते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करने वाला व्यक्ति था डी तिवारी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो टीचिंग में 6 चरण होते हैं, 6 चरण आपको याद होना चाहिए और सीक्वेंस याद होना चाहिए। और बात किया जाए, अगर पूछा जाए एनसीईआरटी ने कितने मिनट बताया, तो 36 मिनट में बताया था दोस्त। अगर आपसे पूछे 36 मिनट की बात करें तो 36 मिनट में कैसे कैसे आपको बताया, कितने कितने मिनट का सारे चरण है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, अब हम करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है अधिक से अधिक मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस के माध्यम से जिससे याद हो जाए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाए, फिर आप भूले ना कभी। ध्यान देंगे, माइक्रो टीचिंग का सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन है, आपसे पूछ रहा प्रथम पद कौन सा है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो मैंने बताया कि जो 6 माइक्रो टीचिंग में कितने चरण होते हैं, 6 पद होते हैं। तो पहला पद आप जानते हैं, पहला पद बोला जाता है योजना बनाना। मैं फिर से लिखता हूं, योजना बनाना। दूसरे की बात करेंगे, योजना बनाना बोला जाता है, योजना बनाना बोला जाता है। दूसरे की बात करें जिसे हम जानते हैं शिक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। तीसरे की बात करेंगे जिसे हम जानते हैं प्रतिपुष्टि। फिर से याद कर लें, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप याद करिए, आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। बात करें प्रतिपुष्टि, फिर क्या होगा, पुनर्शिक्षण होगा। क्या होगा, पुनर्शिक्षण हो जाएगा, पुनर्शिक्षण होगा। पांचवें की बात करें तो फिर से क्या होगा, पुनर्योजना होगा। क्या होगा यार, पुनर्योजना होगा। इसके बाद क्या होगा, पुनर्शिक्षण होगा। क्या होगा, पुनर्शिक्षण होगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, 6वें में क्या होता है, पुनर्प्रतिपुष्टि होती है। क्या, पुनर्प्रतिपुष्टि होती है, पुनर्प्रतिपुष्टि होती है, पुनर्प्रतिपुष्टि होती है। तो इस बात को भी आप क्या ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, करा इनमें से कौन सा शिक्षण का विचारधारा से संबंधित नहीं है, कौन से इसमें से शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। अब बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। ध्यान दें दोस्त, एलन को क्या बोला जाता है, एलन को बात किया जाए सूक्ष्म शिक्षण का जनक बोला जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक बोला जाता है, शिक्षण का जनक बोला जाता है। या तो आप जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि बुश और एचिसन को क्या बोला जाता है, सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, सबसे पहले इन्होंने ही सूक्ष्म शिक्षण पर चर्चा किया था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डेविड ह्यूम इसमें से नहीं होंगे। क्या होंगे, डेविड ह्यूम इसमें से नहीं होंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे, करा कि सूक्ष्म शिक्षण है, आपसे पूछिए कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी के जूनियर टेट में पूछा गया, जूनियर टेट के पेपर में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2019 के पेपर में। कारक की मूल्यांकन शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है, अनुशीलनीय शिक्षण है या प्रभावशाली शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण क्या है, आपसे पूछे सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्त, तो आप बता देंगे सीधा, वह दोस्त क्या है आपका, वह दोस्त आपका है अवसरणीय शिक्षण। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, करा कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है। दोस्त बात करें, यह क्वेश्चन पूछा गया आपकी यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट प्राइमरी के पेपर में, यूपी टेट प्राइमरी के पेपर में
प्राइमरी के पेपर में पूछा गया 2019 के सेट में, 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो कह रहा कि कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का कि 40 मिनट का, 45 मिनट का, 30 मिनट का। तो मैंने आपको बताया अमेरिका में कितना, अमेरिका में 45 मिनट का, अमेरिका में 45 मिनट में, भारत में बात करें 36 मिनट में। और भारत में कौन बनाया था, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ साथ बात करें बीके पासी जी मिलकर बनाए थे। अगर आपसे पूछे बीके पासी जनक हैं भारत में। अगर आपसे पूछे कि कितने मिनट का, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण कितने मिनट का होता है, शिक्षण कितने मिनट का होता है आप बताएंगे, आप कमेंट करते रहें शिक्षण कितने मिनट का होगा। बात किया जाए वह फिर क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगा, क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगा, प्रतिपुष्टि होगा। फिर क्या होगा, पुनर्योजना होगा, पुनर्योजना होगा, पुनर्योजना होगा, योजना होता है। फिर क्या होता है, पुनर्शिक्षण होगा, पुनर्शिक्षण होता है। फिर क्या होगा, पुनर्प्रतिपुष्टि क्या होगा, फिर क्या जाए, पुनर्प्रतिपुष्टि होता है। तो दोस्त या कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो एक योजना तो पहले से आप बना के लाते, इसलिए उसका टाइम क्या होता है इसमें इंक्लूड नहीं। शिक्षण 6 मिनट का, आपसे पूछे प्रतिपुष्टि 6 मिनट का, आपसे पूछे पुनर्योजना 12 मिनट का, आपसे पूछे पुनर्शिक्षण 6 मिनट का, आपसे पूछे पुनर्पुष्टि 6 मिनट का। तो टोटल कितने मिनट का हो गया, 36 मिनट हो गया। कितने मिनट हो गया, 36 मिनट हो गया। ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, और राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ध्यान देंगे। करा कि ध्यान दें दोस्त आप सभी के सामने यह था जो प्रयास किया गया सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित, और जो शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण के सूत्र, और आप सभी ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास किए दोस्त। और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। आप बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया दोस्त, और मुझे पूरा विश्वास है आप सीख भी गए होंगे। शुरुआत में जब आप क्लास आपकी शुरुआत होती है तभी आप क्लास को शेयर कर दिया करें, और आप अपने दोस्तों के पास, जो भी आप सभी टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों के पास शेयर कर दिया करें। मित्र, अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए पाठ पर। जैसे हो सकता है उसमें से शिक्षण के कौशल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी प्रकार के जो आपके शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण के स्तर हैं, इस पर चर्चा हो सकती है दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझते चले। जो भी आपको ना आता हो जरूर एक कॉपी में कहीं ना कहीं आप नोट कर लिया करें, जिससे आपको पेपर के समय एक बार रिकॉल करने में सहायता मिले। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास जब एंड हो तो एक बार जरूर आप लोग क्या करेंगे, क्लास में लास्ट में कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार अपने राय जरूर देंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।